बहुत बहुत स्वागत है सभी का। पढ़ाई करो ऑनलाइन पर आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। साथ में इसके मैं आंसर भी कराता चलूँगा, इससे आपको कहीं पर भी जो है इसका आंसर भी ढूंढने को सकता नहीं पड़ेगी। सोल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका हिस्ट्री का जो है मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। आपका जो है 1453 AD से लेकर जो है 1950 AD इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। कल आपका MGQP का पेपर लगा हुआ 6 जून को, उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। एक इसकी मैंने एक और भी क्लास करा रखी है वीडियो, वो आपको जो है प्ले लिस्ट में मिलेगा। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा, आप जाकर उसको भी आपको देख लेना है। ये 2 वीडियो के माध्यम से आपको अपने एग्जाम देने जाना है। आपका पूरा का पूरा पेपर जो सॉल्व हो जाएगा, इससे बाहर कोई भी अन्य आपको क्वेश्चन देखने को सकता नहीं पड़ेगी। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है, 2 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो 75 नंबर का आपका उचित होगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें सेक्शन ए में जो है 5 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, जो कि MGQP में भी 5 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मार्टिन लूथर जो है कौन थे, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो मार्टिन लूथर के बारे में हम यहाँ से देखेंगे। तो मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर एक जो है जर्मन के जो है धर्मशास्त्री थे और साथ में धार्मिक सुधारक भी थे, जिन्होंने जो है 16वीं सदी में प्रोटेस्टेंट जो है सुधार की शुरुआत की थी। वह एक जो है जर्मन भिक्षु, धर्मशास्त्र के जो है प्रोफेसर, पुजारी और चर्च जो है सुधारक थे, और जिनके विचारों से प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत हुई थी और जिनसे जो है पश्चिमी यूरोप की जो है दिशा जो है बदल दी थी। इस तरह से आपको जो इनके बारे में लिख देना कि मार्टिन लूथर कौन थे। इनका जो जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1546 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना इनके बारे में आपको लिख देना है यदि इनके बारे में पूछ रहा है तो। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपके स्क्रीन पे आज का कि जो है अमेरिकन जो है सिविल वार क्या है, जिसको हम अमेरिकी जो है गृह युद्ध कहते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है वर्साय की संधि क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर आपका है वियना जो है सम्मेलन क्या है, जिसको हम वियना जो है कांग्रेस सम्मेलन कहते हैं। फिर मेजेनी जो है कौन था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अमेरिकन जो है सिविल वार क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अमेरिकन जो सिविल वार है, जिसे जो है राज्यों के बीच युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो युद्ध हुआ था 1861 ईस्वी से जो है 1865 ईस्वी तक जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य के बीच में जो है लड़ा गया था। ये युद्ध हुआ था, गृह युद्ध इसको कहा जाता है। यह जो है युद्ध मुख्य रूप से गुलामी के जो है मुद्दे पर आधारित था, और जिसमें जो है उत्तरी राज्य गुलामी का विरोध करते थे और जबकि दक्षिणी जो राज्य था उस पर निर्भर थे, मतलब जो इसका सहयोग करते थे, उसका समर्थन करते थे। ठीक है, इसके बहुत सारे युद्ध के इसके कारण थे, जैसे कि गुलामी। तो यह जो है युद्ध का प्रमुख कारण था, क्योंकि दक्षिणी राज्य जो है अपनी आवश्यकता के लिए जो है दास श्रम पर निर्भर थे, जबकि उत्तरी राज्य जो है गुलामी का जो है विरोध करते थे। फिर इसका और भी बहुत सारे कार्य, जैसे कि दक्षिण उत्तर दक्षिण का जो विभाजन। तो उत्तर दक्षिण के बीच जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो है मतभेद थी, जो कि युद्ध की ओर जो है इसको ले गए थे। फिर इसके कारण था कि अब्राहम लिंकन का चुनाव। तो 1860 ईस्वी में अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दक्षिणी राज्यों ने जो है संघ से अलग होने की घोषणा कर दी थी, जिससे जो युद्ध जो है शुरू हो गया था। तो इस तरह से इसके कारण भी आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि वर्साय की संधि क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में आपके फंसेगा। तो वर्साय की संधि एक जो है शांति सम्मेलन है या फिर एक शांति समझौता है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है मित्र राष्ट्रों जर्मनी के बीच जो है 28 जून 1919 को जो है हस्ताक्षर किया गया था। और यह जो है संधि आधिकारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करती है और जर्मनी को जो है भारी क्षतिपूर्ति, भूभाग के नुकसान सहित कई गंभीर जो है शर्तें उस पर जो है थोपती है, उस पर लगाती है। जिसके बहुत सारे शर्तें हैं महत्वपूर्ण, जैसे कि जर्मनी को जो है युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो ये जो वर्साय की संधि हुई थी, तो इस संधि में जो है एक युद्ध अपराध खंड था, जो जर्मनी को जो है युद्ध शुरू करने के लिए जो जिम्मेदार ठहराया गया था इसमें। और जर्मनी के जो है भूभाग का नुकसान, तो जर्मनी को जो है अपनी सीमाओं के जो है कुछ क्षेत्र जो है खोने पड़े थे, जिनसे जो लॉरेंस फ्रांस को उत्तरी जो डेनमार्क जो है देना पड़ा था। फिर इसमें जर्मनी की सेना में जो है कटौती, तो जर्मनी की सेना का आकार जो है सीमित कर दिया गया था और उसे जो है निरस्त्रीकरण के लिए जो है विवश कर दिया गया था। फिर इसमें है भारी क्षतिपूर्ति, तो जर्मनी को जो है मित्र राष्ट्रों को भारी जो है क्षतिपूर्ति भुगतान करना पड़ा था, जो कि आर्थिक रूप से जर्मनी के लिए जो है बहुत भारी जो है साबित हुआ था। ये मतलब जो युद्ध हुआ था पश्चिम युद्ध, तो इसको समाप्त करने के जो इसको सब जो इसमें नुकसान हुआ था, जो सारा जो लोग मरे थे,
ठीक है। तो इस सभी का जिम्मेदार जो है जर्मनी को ठहराया गया था, जो कहीं ना कहीं देखा है तो बहुत भारी उस पर साबित हुआ था। ठीक है। फिर इसमें राष्ट्र संघ की स्थापना, तो वर्साय की संधि की स्थापना जो है राष्ट्र संघ की स्थापना थी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका स्थापना विश्व शांति सम्मेलन को बनाए रखने के लिए जो है की गई थी। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि मेजिनी जो है कौन था, जिसे जो है हम जो है जोसेफ जो है मेजिनी भी कहते हैं। तो इटली के एकीकरण के लिए जो है महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक और जो है क्रांतिकारी थे। वह एक जो है राष्ट्रवादी पत्रकार कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जो है इटली को एक जो स्वतंत्र एकीकृत जो है राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया था। तो इस तरह से इनके बारे में आपको इतना लिखना है। फिर इनके बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे कि इन्होंने कार्य किया, जैसे कि इटली के एकीकरण के लिए जो इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। फिर है जो है गणतंत्रवादी विचारक का समर्थन भी करते थे। इटली के एकीकरण में इनका काफ़ी योगदान रहा है। फिर है क्रांतिकारी आंदोलन में भी इनका जो है काफ़ी जो है इनका जो है रोल रहा है। फिर आपका है साहित्यिक और जो है पत्रकार, तो साहित्यिक और जो है पत्रकार भी ये थे। ठीक है मेजिनी। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से सेक्शन आपका 20 स्टार्ट हो गया है। इसमें टोटल आपके जो है 6 से 7 प्रश्न आएंगे, जो कि 4 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। इसमें आपके एक्स्ट्रा प्रश्न रहेंगे, काफ़ी अच्छी बात है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, औद्योगिक क्रांति का विश्व पर पड़े जो प्रभाव की आपको चर्चा करना है। फिर अमेरिकी क्रांति के कारणों का आपको जो है प्रकाश डालना, उस पर विवेचना उसकी करना है। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्या है, जिसको इंडस्ट्रियल जो है रिवोल्यूशन हम कहते हैं। तो इतिहास में जो एक ऐसा दौर था जब समाज और अर्थव्यवस्था में तेजी से जो है बदलाव आए, और जो है यह बदलाव मुख्य रूप से मशीनों कारखानों के जो है उपयोग में वृद्धि के कारण हुआ था, जो मानव श्रम के बजाय काम करने लगे। और यह जो है बदलाव 17वीं जो है शताब्दी के अंत में और जो 18वीं जो है शताब्दी के शुरुआत में जो है शुरू हुआ था। ठीक है। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या हुआ है, यहाँ से इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि तकनीकी जो है प्रगति, तो संचार परिवहन उत्पादन में जो है सुधार हुए, जिससे जो है क्षमता और प्रगति में जो है वृद्धि हुई। फिर इसमें अगले इसका जो है प्रभाव रहा है कि अर्थव्यवस्था में जो है वृद्धि, ये सब इसके क्या है सकारात्मक इसके प्रभाव है। तो औद्योगिक क्रांति के कारण जो है आर्थिक गतिविधियों में जो वृद्धि हुई, रोजगार के अवसर भी जो है प्राप्त हुए, पैदा हुए। फिर इसमें है अग्रणी जो है बुनियादी ढांचा, तो जो है संचार प्रणाली, सड़कों, रेलवे का विकास हुआ इसके कारण, जिससे जो है जो कुशल परिवहन जो है होना जो है प्रारंभ हुआ। फिर है जीवन स्तर में सुधार, तो आवास, शिक्षा, चिकित्सक में जो है सुधार के कारण जो है जीवन स्तर में जो है काफ़ी सुधार हुआ। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कि अमेरिका क्रांति के कारणों की आपको विवेचना करना है। अमेरिका में जो क्रांति हुई थी इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि ब्रिटेन और जो उपनिवेश के बीच जो है बढ़ते हुए राजनीतिक तनाव, आर्थिक मुद्दे भी थे, और ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए जो है करों के खिलाफ उपनिवेशवादियों की प्रतिक्रिया भी इसमें जो है शामिल थे। तो इसके प्रमुख जो कारण थे, पहला इसका जो कारण था प्रतिनिधित्व के बिना जो है कराधान, तो ब्रिटिश जो है संसद द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों पर कर लगाए जाने, जबकि जो है उन्हें अपनी सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण उपनिवेशवादियों ने जो है इसका विरोध किया था। फिर इसमें है औपनिवेशिक स्वतंत्रता की भावना, तो अमेरिकी उपनिवेशवाद खुद को जो है ब्रिटिश सरकार से जो है स्वतंत्र मानते थे और अपने जो है स्वशासन का जो है अधिकारी चाहते थे। तो सभी इसके क्या थे कारण थे अमेरिकी युद्ध के। फिर फ्रांसीसी जो है भारतीय युद्ध का प्रभाव भी था। ठीक है। फिर इसमें बढ़ते हैं जो है राजनीतिक तनाव, आर्थिक मुद्दे, सभी इसके जो है कारण थे। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कि नेपोलियन का जो है महाद्वीपीय जो है व्यवस्था पर आपको जो है टिप्पणी लिखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर प्रथम विश्व युद्ध के जो है क्या कारण थे, इसकी आपको विवेचना करना है। फिर पेरिस शांति सम्मेलन के प्रावधानों का आपको उल्लेख करना है। फिर बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण का उल्लेख करना है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण का उल्लेख करना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो सभी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले नेपोलियन के जो महाद्वीपीय व्यवस्था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, जिसे जो है महाद्वीपीय नाकाबंदी भी जो है कहा जाता है, ये जो व्यवस्था जो है 1806 से जो है 1814 के बीच जो है नेपोलियन के नेतृत्व में जो है फ्रांस द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ जो है लागू की गई एक आर्थिक राजनीति थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटेन के व्यापार को कमजोर करना और उसके खिलाफ जो है लड़ाई जो है जीतना था। इतना आपको लिख देना है बस। ठीक है, चलेगा। और इसके बारे में आपको ज़्यादा विशेष आप चाहे तो इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि राष्ट्रवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद, जो है गठबंधन, और यह कूट जो है नीति, ठीक है, गुप्त कूटनीति, सभी इसके क्या थे
प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण थे। और साथ में इसमें जो आर्क ड्यूक फ्रांस जो है फर्डिनेंड की जो है हत्या भी थी। ठीक है, ये भी इसको ही तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। तो सभी इसके कारण लिख देना। पहला था राष्ट्रवाद। तो 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो है तनाव जो है बढ़ा था। फिर था सैन्यवाद, जो कि इसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। तो यूरोपीय जो है देशों के बीच हथियारों की जो है दौड़ ने जो है तनाव और जो है शंका को जो है बढ़ाया था। फिर था साम्राज्यवाद। तो यूरोपीय देशों ने अफ्रीका और एशिया में जो है उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिससे जो है और जो है तनाव बढ़ा। फिर गठबंधन। तो देश ने जो है एक दूसरे के गठबंधन जो है बनाए, जिससे एक देश के खिलाफ हमला जो है पूरे गठबंधन को जो है युद्ध के बीच जो है खींचता था। फिर इसमें था कोर्ट जो है गुप्त कूटनीति, यानी गुप्त जो है संधि और जो है समझौते देशों के बीच आत्मविश्वास और संदेश को जो है बढ़ावा देते थे। इसका जो तत्कालीन कारण था, ठीक है, आर्क ड्यूक जो कि आपके फ्रांज फर्डिनेंड की जो हत्या थी, जो कि 1914 में जो है ऑस्ट्रेलिया हंगरी के उत्तराधिकारी इनकी जो है हत्या कर दी गई थी। ठीक है, युद्ध को जो है भड़काया गया था, जिसमें इनकी हत्या हो गई थी। तो ये भी इसका तत्कालीन जो है कारण था। फिर इसमें अगला ऑप्शन कि पेरिस जो है शांति सम्मेलन के कई जो है महत्वपूर्ण प्रावधान आपको लिखना है। तो इसके महत्वपूर्ण प्रावधान में बहुत सारे शामिल, जैसे कि जो है मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच जो है वर्साई की संधि, और जो है राष्ट्र संघ की स्थापना, पराजित देशों के साथ जो है 5 शांति जो है संधियाँ। और इस संधियों में जर्मनी के साथ जो है वर्साई की संधि, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है सेंट जर्मेन की संधि, बुल्गारिया के साथ जो है न्यूली की संधि, हंगरी के साथ टायरोन की संधि, और तुर्की के साथ जो है सेवेस की जो है संधि, ये सब जो है इसमें शामिल थी। ठीक है, इसके सारे प्रावधान थे। तो इस तरह से आपको लिखना है। जैसे कि जो है राष्ट्र संघ की स्थापना, तो पेरिस शांति सम्मेलन में जो है राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था। तो इस तरह से आपको बना कर लिखना है सभी जो है बिंदुओं पर। फिर इसमें है पराजित जो है देशों के साथ जो है संधियाँ। तो पेरिस शांति सम्मेलन ने जो है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, हंगरी और जो तुर्की के साथ अलग अलग जो है संधियाँ की थी। और इस संधियों में इन देशों की सीमाओं में जो है परिवर्तन, सैन्य शक्तियों में कटौती और क्षतिपूर्ति के भुगतान जैसी जो शर्तें इसमें जो है शामिल की गई थी। फिर इसमें है क्षेत्रीय परिवर्तन। तो पेरिस शांति सम्मेलन में कई जो है क्षेत्रीय परिवर्तन भी किए गए। इनमें जो है पूर्वी यूरोपीय देशों की सीमा में परिवर्तन और उपनिवेशिक क्षेत्रों में परिवर्तन भी जो है इसमें शामिल है। फिर आर्थिक जो है प्रावधान। तो पेरिस शांति सम्मेलन में आर्थिक प्रावधान भी इसमें शामिल थे, जिसमें जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान, व्यापार की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय जो है आर्थिक सहयोग की जो है स्थापना भी इसमें शामिल थी। फिर इसमें है आत्म जो है निर्णय का जो है सिद्धांत। तो पेरिस शांति सम्मेलन में आत्म जो है निर्णय का सिद्धांत भी इसमें शामिल था, जिसका अर्थ था कि जो है लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह से जो है इनके बारे में आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कि बोल्शेविक की क्रांति क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा। तो बोल्शेविक की क्रांति को हम रूस की क्रांति कहते हैं, जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसी को हम बोल्शेविक की क्रांति कहते हैं, क्योंकि जो है बोल्शेविक नामक एक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्रांति की जो है दशा एवं जो है दिशा भी निर्धारित की थी। और रूस के जार निकोलस द्वितीय का स्वेच्छाचारी शासन इस क्रांति के उत्तरदायी कारणों से जो है बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, इस तरह से आपको इसके बारे में इतना आपको लिखना है। फिर आपका है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, इसके परिणाम आपके एग्जाम में क्वेश्चन कोई ना कोई तो आना ही रख लो तय है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण थे इसके आपको बताना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी और जो है तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान के बीच में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्र संघ की जो है विफलता, ये सभी क्या थे, द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण थे। तो इनके बारे में यहाँ से विस्तार से हम देखेंगे। तो पहले थी वर्साई की संधि। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर जो है वर्साई की जो है संधि थोपी गई थी, जिसमें जो है कठोर शर्तें शामिल थी, जिससे जर्मनी में जो है असंतोष और जो उग्र राष्ट्रवाद को जो है बढ़ावा मिला था। इसके बाद है आर्थिक मंदी। तो 1929 ईस्वी की जो है आर्थिक मंदी ने जो है दुनिया भर में आर्थिक जो है संकट पैदा किया था, जिससे कई देशों में जो है सामाजिक और राजनीतिक जो है अस्थिरता जो है बढ़ी थी। फिर है तुष्टीकरण की नीति। तो मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी और जो इटली जैसे देशों की आक्रामक नीतियों को तुष्टीकरण की जो है नीति से रोकने की जो है कोशिश की गई थी, लेकिन यह जो है नीति जो है विफल रही, फेल रही।
फिर था इसमें, इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का जो है सैन्यवाद का उदय। तो इटली और जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ था और इन जो है देशों ने विस्तारवादी नीतियों का पालन किया जो युद्ध की ओर जो है ले गया। फिर था संघ राष्ट्र की जो है विफलता। तो संघ राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो है बनाया गया था और अपनी जिम्मेदारी जो है निभाने में जो है क्या रहा, विफल रहा, फेलियर रहा। तो ये भी इसका एक कारण था। फिर इस यहाँ से सेक्शन सी आ गया है। इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आएंगे जो कि 2 ही आपको करना पड़ेगा, मैं चारों करा रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन दिखेगा, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके उदय के कारण पर चर्चा करना है। क्वेश्चन की 100% गारंटी पुनर्जागरण आपके एग्जाम में आएगा। फिर इसमें है फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, ये भी। और प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव पर आपको मूल्यांकन करना है, इस पर आपको चर्चा करना है। फिर जर्मनी के एकीकरण, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में आएगा। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको बताना है और क्या यह जो है अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा, ये भी आपको चर्चा करना है। तो इन 4 क्वेश्चनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पुनर्जागरण क्या है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। तो पुनर्जागरण का मतलब होता है रीबर्थ, पुनः जन्म। पुनर्जागरण का मतलब होता है रीबर्थ होता है, पुनर् जो है जन्म होता है या फिर जो है फिर से जागना होता है। यह जो है यूरोपीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था जो कि जो है 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी जो है चला था। इस दौरान कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन जैसे जो है क्षेत्रों में पुनरुद्धार हुआ। यह जो है काल जो है मध्ययुगीन संस्कृति से जो है हटकर प्राचीन ग्रीस और जो है रोम की जो है शिक्षाओं, कला और जो है दर्शन की और जो है नए सिरे से जो है रुचि के लिए जो है जाना जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। पुनर्जागरण के बहुत सारे इसके उदय के कारण थे, जैसे कि प्राचीन जो है ज्ञान में रुचि। तो पुनर्जागरण के दौरान लोगों को जो है प्राचीन ग्रीस और जो है रोम के ज्ञान में गहरी रुचि थी और इस ज्ञान का पुनरुद्धार हुआ और यह जो है पश्चिमी दुनिया में जो है फैला। फिर इसमें था धार्मिक सुधार। तो कैथोलिक जो है चर्च में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण जो पुनर्जागरण के जो है दौरान चर्च के प्रभाव में जो है कमी आई। फिर इसमें था वाणिज्य और जो व्यापार का विकास, ये भी इसका एक कारण था, क्योंकि वाणिज्य और व्यापार के विकास में धनी जो है व्यापारियों और जो है बैंकरों का उदय हुआ और जिन्होंने जो है कला, साहित्य और जो है शिक्षा को प्रयोजित जो है किया था। फिर इसमें है सामंती व्यवस्था का पतन। तो सामंती व्यवस्था का पतन हुआ, जिससे जो है नए सामाजिक और जो है राजनीतिक जो है रचनाओं का जो है उदय हुआ। फिर नए विचारों का प्रसार। तो गुटेनबर्ग ने जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिससे नए जो है विचारों का जो है तेजी से प्रसार हुआ और ज्ञान का जो है विस्तार भी हुआ। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण का आपको उल्लेख करना है। जिसमें बहुत सारे इसके कारण थे, जैसे कि आर्थिक जो है संकट, सामाजिक असमानता, निरंकुश जो है राजशाही से असंतोष, ज्ञानोदय के जो है विचारों का प्रभाव। तो सभी इसके क्या थे, कारण थे। तो ऐसे इसके कारणों को हम विस्तार से समझेंगे। आर्थिक संकट क्या था, तो फ्रांसीसी सरकार पर जो है भारी कर्ज था और इस कर्ज को चुकाने के लिए करों में वृद्धि की गई थी और इससे जो है आम जनता को जो है भारी नुकसान हुआ और वे जो है भूखे और जो है गरीबों की जो है ज़िंदगी जीने लगे। फिर इसमें है सामाजिक जो है असमानता। तो फ्रांस में जो है कठोर सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें जो है पादरी और अभिजात वर्ग को विशेष जो है अधिकार प्राप्त थे, जबकि आम जो जनता को किसी भी तरह का जो अधिकार नहीं था और इससे जो है आम जनता में जो है काफ़ी असंतोष जो है पैदा हुआ था। फिर इसमें था निरंकुश जो है राजशाही में असंतोष। तो फ्रांसीसी राजा लुईस 16वें को जो है एक निरंकुश जो है शासक माना जाता है था और लोगों को जो है उनकी शांति और नीतियों से जो है असंतोष था। फिर इसमें था ज्ञानोदय के जो विचारों का प्रभाव था। तो ज्ञानोदय के विचारों ने लोगों को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के बारे में जो है सोचने के लिए प्रेरित किया था और इन जो है विचारों से फ्रांसीसी क्रांति को जो है बढ़ावा मिला था। इस तरह से आपको लिखना है इनके बारे में। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण। क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था 1871 ईस्वी में ये पूरा हुआ था। इसमें कई जो है जर्मन राज्यों को पर्शिया के नेतृत्व में एक राष्ट्र संघ में बदलना शामिल था, जिसका मुख्य उद्देश्य से जो है ऑटो वन बिस्मार्क द्वारा संचालन किया गया था। इस प्रक्रिया में कूटनीतिक युद्धाभ्यास, युद्धों की जो एक श्रृंखला भी इसमें शामिल था, जिसका समापन किंग जो है विलियम की जो है जर्मन सम्राट के रूप में जो है इसकी जो है क्या है घोषणा के साथ जो है हुआ था। इसके बहुत सारे यहाँ से विस्तृत इसकी जानकारी दी हुई है, जैसे कि जो है खंडित जर्मनी और जो है राष्ट्रवाद की भावना, इसके सब क्या थे कारण थे। पर्शिया प्रभुत्व
और इसमें कुछ जो है जैसे कि प्रमुख हस्तियाँ इसमें घटना में शामिल थी, जैसे कि ऑटो वन बिस्मार्क का भी जो है इसमें रोल था। तो यहाँ से इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये जो है रक्त और लौह की क्रांति जो है जो नीति अपनाई गई थी, तो पर्सिया के जो है चांसलर बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के जो है वास्तुकार थे। उन्होंने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, और जिसमें जो है सैन्य शक्ति और जो निर्णायक कार्यवाही पर जो है जोर दिया गया था। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका है जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण जो एक ऐसा जो है ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसमें जो है कई जर्मन राज्यों को एकीकृत कर एक राष्ट्र बनाया गया था। और 1871 ईस्वी में जो है पर्सिया के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की जो है स्थापना हुई थी। इसमें जब प्रारंभिक प्रयास की हम बात करें तो 18वीं सदी में जर्मन क्षेत्र जो है कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित किया गया था। और 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस के बाद भी जो है इन राज्यों को जो है जर्मन संघ में शामिल किया गया था, लेकिन वे जो है एक राष्ट्र के रूप में एकजुट जो है नहीं थे। फिर इसमें था पर्सिया का उदय। तो 19वीं जो है सदी में पर्सिया की शक्ति बढ़ने लगी और पर्सिया ने अपनी सेना अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था, और वह जो है जर्मनी के एक साथ जो है प्रमुख शक्ति के रूप में जो उभरा। फिर आपका है युद्ध और जो एकीकरण। तो 1860 के दशक में पर्सिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस के खिलाफ जो है 3 युद्ध जो है लड़े थे, और इन जो है युद्धों में पर्सिया की जीत जो है मिली, और यह जो है जर्मन के जो एकीकरण के लिए जो है महत्वपूर्ण जो है कदम था। और 1871 ईस्वी में पर्सिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट जो है घोषित किया गया था, और जर्मन जो है साम्राज्य की स्थापना भी जो है हुई थी। फिर बिस्मार्क की जो है भूमिका। तो ऑटो वन बिस्मार्क को जो है पर्सिया के चांसलर थे, और जो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी। उन्होंने जो है युद्ध कूटनीति के माध्यम से जर्मन राज्यों को एकजुट करने में जो है सफलता प्राप्त की थी। फिर इसमें है 1990 का एकीकरण। तो जो है शीत युद्ध के बाद जर्मनी को पूर्व और जो पश्चिमी में विभाजित किया गया था। 1990 में जर्मनी का जो है पुनर्मूल्यांकन किया गया, और इसे फिर से जो है एक देश के रूप में जो स्थापित किया गया। फिर इसमें लास्ट का क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी 1945 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा जो है बनाए रखना, और राज्यों के बीच जो है मैत्रीपूर्ण जो है दोस्तीपूर्ण संबंध विकसित करना, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जो है बढ़ावा देना। और संयुक्त राष्ट्र के जो है इसके 6 प्रमुख अंग थे। एक था महासभा, दूसरा था सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय के जो है प्रमुख क्या थे, अंग थे। तो इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना इसका उद्देश्य था, और जो राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण जो है संबंध विकसित करना, फिर स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जो है बढ़ावा देना, ये भी इसका क्या था, उद्देश्य था। फिर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का जो है समाधान करना। फिर आपका है मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता का जो है सम्मान करना। ये सभी इसके क्या थे, उद्देश्य थे। और भी इसके अंतर्राष्ट्रीय कुछ महत्वपूर्ण इसके जो अंग थे, जैसे कि महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा जो अंग था, ये सभी सदस्यों को जो है प्रतिनिधित्व करता था, इसी को हम महासभा कहते हैं। फिर सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली जो अंग था वो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार था, सुरक्षा परिषद। फिर इसमें था आर्थिक और जो है सामाजिक परिषद। तो आर्थिक और जो है सामाजिक मुद्दे से संबंधित था। और न्याय जो परिषद था, ये जो है पूर्व में न्याय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जो जिम्मेदार था, जो कि अब जो है निष्क्रिय है। तो इस तरह सबको लिखना है। इसमें जो है पहला क्वेश्चन कि गौरव जो है शाली क्रांति क्या है। फिर इसमें है कि पेरिस की संधि क्या है। तो 2 क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। तो गौरवशाली जो क्रांति का अर्थ क्या है, तो जो कि एक ऐतिहासिक घटना थी जो कि 1688 से 1689 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में हुई थी। इसे जो है रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो गौरवशाली क्रांति को हम रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। कोई भी क्रांति पूछेगा तो दोनों में ही आपको लिख के आना है, क्योंकि ये जो क्रांति हुई थी बिना किसी जो है बड़ी हिंसा के हुई थी। यह क्रांति जो है राजा जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी, जो कि कैथोलिक था, और जिसने जो है प्रोटेस्टेंट जो है असंतुष्टों के खिलाफ भेदभाव किया था। और जेम्स ने अपनी इच्छा के अनुसार संसद को जो है भंग किया, और बिना संसद की सहमति के ही जो है कानून बनाने की कोशिश की। इन कार्यों से जो है जनता में असंतोष जो है हुआ था, तभी ये क्रांति जो है हुई थी। फिर है 1688 में इंग्लैंड के जो प्रमुख लोगों ने जो विलियम ऑफ ऑरेंज को जेम्स द्वितीय की बेटी मैरी के पति थे, जो आमंत्रित किया गया इनको, और इन्हें सिंहासन पर जो बैठाने के लिए कहा गया। और विलियम जो है ऑफ लॉरेंस ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया, और जेम्स द्वितीय भाग गया, और जो विलियम और जो है मैरी को संयुक्त राष्ट्र शासक जो है बनाया गया। फिर
फिर इस क्रांति के परिणाम स्वरूप हम बात करें तो इंग्लैंड में जो है संसदीय शासन की जो है स्थापना हुई और संसद को जो है राजा के ऊपर जो है अधिक जो है शक्ति मिली। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, फिर आपका है पेरिस की संधि कब हुई थी, तो ये संधि हुई थी 3 जो है सितंबर 1783 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच अमेरिकी क्रांति को समाप्त कर दिया गया था। इस संधि ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो औपचारिक रूप से मान्यता दी थी और ब्रिटिश जो है उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी और नए जो है राष्ट्र की सीमाओं को जो है निर्धारित किया था। तो इस तरह से आपको लिखना था भाई। इतने क्वेश्चन थे। एक और आपका क्वेश्चन कि वियना की संधि क्या है, जिसे हम वियना कांग्रेस की संधि भी कहते हैं। यह संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। यह संधि जो नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों के बीच शांति स्थिरता स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, पर्सिया, रूस जैसे जो है प्रमुख जो राष्ट्रों के जो प्रतिनिधियों ने जो है इसमें भाग लिया था। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो वियना की संधि क्या है, तो इसे हम वियना कांग्रेस की संधि कहते हैं। ये जो कि 1815 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मेन उद्देश्य था, जो उस समय युद्ध हो रहे थे, ठीक है, तो इन युद्धों को जो है उसमें शांति, उसकी स्थिरता उसमें लाने के लिए, उस युद्ध को समाप्त करने के लिए इसको जो है बनाया गया था, संधि हुई थी, जिसमें बहुत सारे देशों ने जो है भाग लिया था सहमति से अपने। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है भाई, इतना है आपके क्वेश्चन थे। इतने क्वेश्चनों को आपको देख के जाना है। आपका मोस्टली पेपर आपका जो है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे पेपर में। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।